हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लोज टू टारगेट। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत की इस सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गुलाम वंश। इससे पहले जो है दिल्ली सल्तनत का परिचय का एक वीडियो जो है अपलोड किया जा चुका है, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही ये अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि इस वंश का नाम दास वंश या गुलाम वंश क्यों पड़ा। देखिए, इसका कारण यह था कि इसके जो प्रमुख प्रमुख शासक हुए गुलाम वंश के, वो ज्यादातर गुलाम या दास थे, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास था। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ये भी दास था। और यहाँ पे जो है गयासुद्दीन बलबन, ये भी दास थे। इसलिए इसका नाम इतिहासकारों ने गुलाम वंश या दास वंश रखा है। तो आइए देखते हैं इसके संस्थापक के बारे में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गौरी की मृत्यु के बाद जो है उसका गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इनकी राजधानी जो थी लाहौर थी। क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी जो है लाहौर को बनाया था, वहीं से शासन करता था। ठीक है, उसके बाद आइए राज्याभिषेक के बारे में देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राज्याभिषेक जो है 24 जून 1206 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, शासन काल में देख लेते हैं तो 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। ठीक है, उसके बाद आइए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, ऐबक गौरी का दास या गुलाम था, जो तुर्क मुसलमान था। ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का विश्वासी दास या गुलाम था, जो एक तुर्क जनजाति का था। ठीक है, बचपन में उसे निशापुर के काजी ने दास के रूप में खरीदा था। देखिए, बचपन में जो है ऐबक को निशापुर के काजी ने दास के रूप में खरीदा था। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि दास या गुलाम गुलाम होते क्या है। तो देखिए, गुलाम को जो है फारसी में बंदगा कहा जाता है, जिनको जो है सैनिकों की सेवा के लिए खरीदा जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऐबक ने 4 वर्षों तक सुल्तान की उपाधि धारण किए बिना ही शासन किया था। मतलब 1206 से 1210 तक उसने 4 वर्षों तक शासन किया था, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, दासता से मुक्ति उसको 1208 को मिलती है। तो देखिए क्या होता है, 1208 को जो है इसको दासता से मुक्त किया जाता है। पहले दास था, लेकिन दासता से जो है मुक्त 1208 में कर दिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब देखिए, दान प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श कहा जाता है। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक इतना दान करता था कि उसको लाख बख्श की उपाधि दी जाती है। लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके निर्माण कार्य के बारे में आइए देखते हैं। तो दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण और अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण और जो है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। ध्यान ये रखना है कि ये दोनों जो है कुतुब उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा दोनों मस्जिद है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो आइए थोड़ा कुतुब मीनार के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुब मीनार की नींव तो रखता है, लेकिन उसका शासनकाल बहुत ही अल्प समय का था। तो एक मंजिल ही बना पाता है, तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इस ऐबक के दास और दामाद होते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया था कि कुतुब मीनार
का काम जो है पूरा किया था। टोटल 4 मंजिल का कुतुब मीनार बनाया था, 225 फीट ऊंचा था। अब देखिए होता क्या है, फिरोज तुगलक के समय जो है, फिरोज तुगलक के समय बिजली गिर जाने से ऊपर का जो मंजिल था, चौथा मंजिल, वो खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उसके बाद जो है फिरोज तुगलक ने उस पे चौथे मंजिल के स्थान पर दो दो छोटे छोटे जो है 2 मंजिल बना देता है। इस प्रकार कुतुब मीनार जो है 5 मंजिल का हो जाता है और उसकी लंबाई जो है 9 फीट बढ़कर 225 से जो है 234 फीट हो जाती है। ठीक है, तो ये था कुतुब मीनार का थोड़ा संक्षिप्त विवरण। उसके बाद देखते हैं चौगान। चौगान जो होता था वो आधुनिक पोलो के समान होता था। आधुनिक पोलो जो है वैसे ही चौगान खेला जाता था। तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये याद रखिएगा, इसकी मौत जो है वो 1210 ईस्वी में होती है। तो जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद उसको लाहौर में दफनाया जाता है। तो देखिए आप इस तरह याद रख सकते हैं इसको, राजधानी जो क्या थी इसकी, लाहौर थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है वो लाहौर थी और उसको जो है लाहौर में ही दफनाया जाता है। ठीक है, तेरा कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब आइए देखेंगे हम लोग कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है शासक कौन बनता है, उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका जो पुत्र था आराम शाह, वो 1210 ईस्वी में जो है वो शासक बनता है। लेकिन उसकी हत्या जो है इल्तुतमिश कर देता है। ठीक है, तो आराम शाह जो है 1210 ईस्वी में शासक बनता है, जो लगभग 8 महीने तक ही शासन कर पाता है। उसके बाद जो है इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है दास या दामाद होता है, वो आराम शाह की हत्या कर देता है और गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है, तो आइए इल्तुतमिश के बारे में जो देखते हैं। तो इल्तुतमिश का शासन काल जो है 1210 से 1236 तक माना जाता है। अब देखिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश जो है ऐबक का गुलाम या दास था, इल्ब्रिक तुर्क जनजाति का था। मतलब इल्तुतमिश जो था वो इल्ब्रिक तुर्क जनजाति का था। उसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। मतलब सुल्तान का जो संवैधानिक पद होता है उसने सुल्तान की जो है उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इस तरह जो है इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम सुल्तान होता है। उसके बाद देखिए इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गौरी का गुलाम होता है। उसके बाद ऐबक का गुलाम जो इल्तुतमिश होता है, इसीलिए जो है इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार। उसके बाद देखिए इसने जो है इक्ता प्रथा चलाई। इक्ता प्रथा मतलब इक्ता प्रथा क्या होती है? तो देखिए इक्ता प्रथा वह प्रथा है जिसमें जो है सैनिकों को वेतन के बदले जो है जमीन दी जाती थी। ठीक है, वेतन के बदले सैनिकों को जमीन दी जाती थी, उसे इक्ता प्रथा बोला जाता था। ठीक है, अब देखिए इसने तुर्कान ए चिहलगानी, इसने तुर्कान ए चिहलगानी 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था। एक सैन्य विभाग था तुर्कान ए चिहलगानी, जिसमें 40 सरदारों का जो है गुलाम सरदारों का संगठन था। ठीक है, उसके बाद देखें इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मालिक जानी को बिहार का सूबेदार बनाया था। इल्तुतमिश का आक्रमण जिस समय बिहार शरीफ पे होता है तो वहां का शासक होता है एवाज।
ठीक है, उसको जो है हरा कर बिहार का जो सूबेदार जो है वो मलिक जानी को बनाता है इल्तुतमिश। ठीक है, उसके बाद देखते हैं राजधानी को लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जो अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित किया था, तो वो था इल्तुतमिश। ठीक है, मंगोल शासक चंगेज खां का आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ था। मंगोल शासक जो चंगेज खां था उसका आक्रमण जो है वो भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में होता है इसी के समय में। ठीक है, उसके बाद देखिए चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। मतलब देखिए चंगेज खान का मूल नाम जो है वो तेमुचिन था। ठीक है, ये याद रखने योग्य पॉइंट है। क्वेश्चन पूछा गया है कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था, तो चंगेज खां का मूल नाम जो है तेमुचिन था। ठीक है, उससे पहले देखिए सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने जारी किए थे। सबसे पहले जो शुद्ध अरबी सिक्के थे वो इल्तुतमिश ने ही जारी किए थे। इससे पहले कोई शुद्ध सिक्का जारी नहीं किया था। ठीक है, किसी सुल्तान ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया था। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय एक मंजिल ही तैयार हो पाता है, उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूरा इल्तुतमिश करता है। ठीक है, उसके बाद 1230 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये था ऐबक और इल्तुतमिश से लेकर महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, अब देखिए एक बात ध्यान रखने योग्य है, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है सल्तनत काल का परिचय। उसमें कम से कम गुलाम वंश के शुरुआती जो है 5 सुल्तानों का जो क्रम है उसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसके पुत्र हुए थे आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आए थे। इल्तुतमिश के बाद जो है वो रुकनुद्दीन फिरोज आया था, और 5वें नंबर पे रजिया सुल्तान आई थी जिसका शासनकाल 1236 से 1240 तक था। ठीक है, तो आइए एक बार पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गौरी का दास या गुलाम होता है जो गुलाम वंश की स्थापना करता है। ठीक है, उसको संस्थापक जो है गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक था। राजधानी लाहौर थी। राज्याभिषेक 24 जून 1206 को हुआ था। उसके बाद शासनकाल जो है 1206 से 1210 तक था। ऐबक गौरी का दास और दामाद था जो तुर्क जनजाति का था। ठीक है, बचपन में उसे निशापुर के काली में दास के रूप में खरीदा था। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण किए बिना ही 4 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद दान प्रवृत्ति के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता है। निर्माण कार्य जो है उसका कुतुब उल इस्लाम और जो है 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोनों मस्जिद थे। इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार की नींव रखी थी। उसके बाद चौगान पोलो खेलते हुए 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया था। अब आइए देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश जो है ऐबक का दास और गुलाम होता है। इल्मरी तुर्क जनजाति का होता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान होता है। ठीक है, उसके बाद इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसने इक्ता प्रथा चलाई। इसने तुर्कान किरलगानी 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया।
उसके बाद देखिए राजधानी को लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित किया। मंगोल शासक चंगेज खां का आक्रमण जो है उत्तरी पश्चिमी भारत पर इसी के समय हुआ था। चंगेज खां का मूल नाम जो है तेमुचिन था। उसके बाद सबसे पहले शुद्ध सिक्के जो है इल्तुतमिश ने जारी किए थे। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की निर्माण कार्य को पूरा किया था। उसके बाद मृत्यु जो है 1236 में हो गई थी इसकी, ठीक है। अब देखिए मृत्यु के बाद इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज जो है गद्दी पर बैठता है, ठीक है। उसके बाद से जो है जो अमीर तुर्क लोग होते हैं, अमीर तुर्क लोग, वो एक अयोग्य शासक होता है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक था। तुर्क अमीरों ने फिरोज की गद्दी से हटाकर रजिया को 1236 में शासक बना देते हैं। अब देखिए रजिया सुल्तान जिसका शासनकाल जो है 1236 से 1240 तक है, ठीक है। रजिया प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया जो होती है वो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए रजिया की शादी जो है अब्तुनिया जो भटिंडा से थे उनसे शादी हुई थी इसकी, ठीक है। उसके बाद 1240 में रजिया की हत्या डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी जाती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि रजिया को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो रजिया को सत्ताच्युत करने में जो है तुर्क अमीरों का हाथ था, ठीक है। वो होता क्या है कि रजिया ने अब्तुनिया से शादी जो की है वो भटिंडा का गवर्नर होता है, ठीक है। उससे जो है अमीर तुर्क जो है आक्रमण करवाते हैं रजिया पे शादी से पहले, ठीक है। बाद में जो है रजिया जो है इनसे विवाह कर लेती है और फिर दिल्ली पे जो है शासन करना चाहती है लेकिन असफल रहती है। और उसके बाद 1240 में रजिया की हत्या जो है कैथल के पास डाकुओं के द्वारा कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए छोटे छोटे शासक जिनका शासनकाल 1-2 वर्षों तक होता है वो आते हैं बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद जो है, नसरुद्दीन महमूद, ये 3 छोटे छोटे शासक आते हैं। उसके बाद नौवां शासक जो होता है, नौवां शासक वो होता है गयासुद्दीन बलबन। मतलब दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का नौवां शासक जो है, कुल मिलाकर गुलाम वंश में 11 शासक हुए थे, उनमें नौवां शासक होता है गयासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल जो है 1266 से 1287 तक माना जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं बलबन के बारे में। तो देखिए बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। जो बलबन था उसका पूरा नाम जो है अगर पूछेगा कि बलबन का पूरा नाम क्या था तो गयासुद्दीन बलबन, और वास्तविक नाम पूछेगा तो बहाउद्दीन था, ठीक है। अब देखिए बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम होता है और इल्तुतमिश की तरह बलबन भी इल्बरी तुर्क जाति से संबंधित था, ठीक है। उसके बाद देखिए बलबन जो है अपनी पुत्री की शादी जो है नसरुद्दीन महमूद से की थी। जो सुल्तान होते हैं नसरुद्दीन महमूद, उनसे जो है बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। उसके बाद महमूद ने उसे अलुग खां की उपाधि दी थी। बलबन जो है अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से करते हैं। महमूद जो है उनको अलुग खां की उपाधि देते हैं। उसके बाद देखिए बलबन ने तुर्कान ए चिहलगानी, बलबन जो होता है वो इल्तुतमिश का बनाया हुआ सैन्य विभाग तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त कर दीवाने अर्ज नाम का नया सैन्य विभाग बनाता है। मतलब इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त कर बलबन जो है तुर्कान ए
तुर्कान ए अर्ज नाम का सैन्य विभाग बनाता है। उसके बाद देखिए बलबन ने अपने विरोधियों के खिलाफ लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो ऐसा पूछा जाता है कि वह दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है जो लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, तो बलबन ने अपनाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए बलबन ने राजत्व सिद्धांत दिया। उसमें पहला सिद्धांत क्या था कि सुल्तान का पद, बलबन जो है राजत्व का सिद्धांत दिया था, जिसमें पहला जो था वो था सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, मतलब सुल्तान का जो पद है वो ईश्वर द्वारा दिया गया है। और दूसरा था सुल्तान को निरंकुश होना आवश्यक है, मतलब सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए, निरंकुश होना आवश्यक है, यही उसका दूसरा पॉइंट था। अब देखिए बलबन जो है अपने आप को ईश्वर का प्रतिबिंब बताया था। बलबन जो है अपने आप को ईश्वर का प्रतिबिंब बताता है कि अल्लाह के बाद मेरा ही स्थान है, ऐसा करके। उसके बाद देखिए बलबन ने सिजदा और पाबोस की रीतियां अपनाई थी। तो देखिए सिजदा और पाबोस क्या होता है, तो सिजदा जो होता है वो लेट कर नमस्कार करना, मतलब सिजदा लेट कर नमस्कार करना होता है, और पाबोस जो है वो सुल्तान के चरणों को चूमना। ठीक है, तो बलबन जो है वो सिजदा और पाबोस की रीतियां आरंभ की थी। उसके बाद देखिए फारसी त्योहार नौरोज को मनाने की शुरुआत जो है इसी ने बलबन ने ही किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका अंतिम शासक जो अंतिम और 11वां शासक जो होता है क्यूमर्स, जो 1290 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। उसके बाद जो है 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होते हैं, वो कैमूर्स को पराजित कर दिल्ली पर जो है खिलजी वंश की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं रजिया सुल्तान से। तो रुकनुद्दीन फिरोज जो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है रुकनुद्दीन फिरोज वहां का शासक बनता है। रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक होता है। तुर्क अमीर जो है फिरोज को गद्दी से हटाकर रजिया सुल्तान को गद्दी पे बैठा देती है 1236 ईस्वी में। इस प्रकार रजिया प्रथम मुस्लिम महिला शासिका होती है। रजिया जो है अब्तूनिया जो भटिंडा का रहने वाला था उससे शादी करती है। फिर 1240 ईस्वी में जो है रजिया की हत्या डाकुओं द्वारा कैथल में कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद रजिया को सत्याच्युत करने में तुर्कों का हाथ था, अमीर तुर्क लोग जो थे उनका हाथ था। उसके बाद आइए देखते हैं बलबन के बारे में, जिसका बाद शासनकाल जो है 1266 से 1287 तक माना जाता है। तो बलबन का वास्तविक नाम जो है वो बहाउद्दीन था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन इल्बरी तुर्क से संबंधित था। उसके बाद बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है नसरुद्दीन महमूद से की थी। नसरुद्दीन महमूद ने उसे अलूग खां की उपाधि दी थी। बलबन ने तुर्कान-ए-चिगलगानी को समाप्त कर दीवान-ए-अर्ज नाम की सैन्य विभाग की स्थापना करता है। बलबन अपने विरोधियों के खिलाफ लौह और रक्त की नीति अपनाता है। राजत्व सिद्धांत जो है स्थापित करता है, जिसमें पहला होता है सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, और दूसरा होता है सुल्तान को निरंकुश होना आवश्यक है। अपने आप को ईश्वर का प्रतिबिंब बताता है। और उसके बाद बलबन ने सिजदा और पाबोस रीतियों को आरंभ करता है, नौरोज त्योहार स्टार्ट करता है। ठीक है, और इसका 11वें शासक क्यूमर्स की हत्या करके जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और खिलजी वंश की स्थापना जो है 1290 में कर देते हैं। यहाँ पे समाप्त हो जाती है गुलाम वंश। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा पूछा जा रहा है इस टाइम प्रेजेंट में।
तो देखिए, पहले तो आपको पूछ देगा कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुलाम वंश के संस्थापक जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसके बाद पूछता है कि राजधानी कहाँ थी गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश की राजधानी जो है लाहौर थी। लाहौर से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करता था। ठीक है। उसके बाद पूछता है कि लाख वक्त किसे कहा जाता है। सल्तनत काल में लाख वक्त की संज्ञा किसे दी जाती है। तो लाख वक्त की संज्ञा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है, क्योंकि वो उसका दान प्रवृत्ति के कारण जो है लाखों में दान करता है, इसीलिए उसे लाख वक्त कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्या निर्माण के बारे में पूछ देगा कि कुतुब उल इस्लाम, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कुतुब उल इस्लाम क्या है। तो कुतुब उल इस्लाम एक मस्जिद है, साथ ही साथ जो अजमेर में स्थापित हुआ था 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी एक मस्जिद है। ठीक है। उसके बाद मृत्यु के बारे में पूछ देता है कि सल्तनत काल का वह कौन सा शासक था जो जिसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो दिल्ली सल्तनत का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो चौगान पोलो खेलते वक्त जो है घोड़े से गिरकर मृत्यु जो है 1210 में हो जाती है। तो ये देखिए, ये 5-6 क्वेश्चन है जो कुतुबुद्दीन ऐबक से आते हैं। उसके बाद जो है बहराम शाह से क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, इल्तुतमिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला नंबर तो यही पूछ देता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो है प्रथम सुल्तान वो कुतुब इल्तुतमिश होता है, क्योंकि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण किए बिना ही 4 वर्षों तक शासन किया था। संस्थापक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। पहली बार सुल्तान की उपाधि जो है सल्तनत काल में वो इल्तुतमिश द्वारा रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद पूछ देता है कि गुलाम का गुलाम किस मतलब शासक को कहा जाता है। तो गुलाम का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश जो है ऐबक का गुलाम होता है और गौरी जो है ऐबक का गुलाम गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक होता है और ऐबक का गुलाम जो है इल्तुतमिश होता है, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर किसको जो है बिहार का प्रथम सूबेदार बनाया था। तो इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बनाया था। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लाहौर से जो राजधानी को स्थानांतरित दिल्ली किस शासक ने किया था। तो वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली से अपने मतलब राजधानी को लाहौर से राजधानी को दिल्ली हस्तांतरित किया था। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये भी पूछा गया है कि चंगेज खां का आक्रमण जो कि उत्तरी पश्चिमी भारत पे किया गया था वो किसके शासन में किया गया था। तो देखिए, मंगोल शासक चंगेज खां का आक्रमण जो है वो इल्तुतमिश के समय हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था। तो चंगेज खां का मूल नाम तेमुजीन था। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था। तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को जो है इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है। उसके बाद रजिया सुल्तान से जो है नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है, वो ये है कि मतलब दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है। 1240 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। डाकू द्वारा कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए, गयासुद्दीन बलवन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि
लौ और रक्त की नीति किस मध्यकालीन शासक ने अपनाया था? तो लौह और रक्त की नीति जो है वो बलवन ने अपनाया था। ठीक है। और कौन शासक जो है अपने आप को ईश्वर का प्रतिबिंब बताता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है गयासुद्दीन बलवन अपने आप को जो है ईश्वर का प्रतिबिंब बताता है। उसके बाद ये पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत में सिजदा और पापोस की प्रथा किसने शुरू की थी? मतलब की रीतियां आरंभ किसने की थी? तो वो था बलवन। बलवन ने जो है सिजदा और पापोस की रीतियां जो है आरंभ की थी। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि फारसी त्योहार नौरोज को मनाना शुरू किसने किया था? तो फारसी त्योहार नौरोज को जो है वो गयासुद्दीन बलवन ने मनाना शुरू किया था। तो दोस्तों ये था आज का गुलाम वंश। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।